गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है एम्ब्रियोजेनेसिस यानी भ्रूणोद्भव। आइए पढ़ते हैं। पूर्व में हमने ये पढ़ा कि निषेचित अंड या जिसे हम जाइगोट या युग्मनज कहते हैं वह स्पोरोफाइट की मातृ कोशिका है, यानी कि जाइगोट इज द मदर सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। यह बहुत सारे पूर्व निर्धारित विभाजनों के परिणाम स्वरूप एम्ब्रियो में विकसित होता है। जाइगोट से मैच्योर एम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस है उसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। फर्टिलाइजेशन के पश्चात, जिसे हम सिनगैमी भी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन को, जाइगोट एक रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। इससे पूर्व में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बीज दो प्रकार के होते हैं, द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री एम्ब्रियोस या डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियोज में दो कोटिलिडन्स होते हैं, दो बीजपत्र होते हैं जो कि एक एम्ब्रियोनल एक्सिस से जुड़े रहते हैं। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो टर्मिनल पार्ट है, जो एंड पार्ट है, जो कि कोटिलिडन्स के लेवल से ऊपर होता है, उसे हम एपिकोटाइल कहते हैं या बीजपत्रोपरिक कहते हैं। ये जर्मिनेट होकर प्लूम्यूल बनाता है, प्रांकुर बनाता है। प्रांकुर क्या होता है? जिससे कि स्टेम और लीव्स बनते हैं। कोटिलिडन्स के लेवल से नीचे जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसे हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। कोटिलिडन से जो ऊपर है दैट इज एपिकोटाइल, कोटिलिडन से जो नीचे है वो हाइपोकोटाइल कहलाता है। इससे रेडिकल बनता है या ये रेडिकल बनाता है, मूलांकुर बनाता है, जिससे कि रूट्स बनती हैं, अंडरग्राउंड पार्ट बनता है। यह है द्विबीजपत्री में। मोनोकोटिलिडन्स एम्ब्रियो में केवल एक ही कोटिलिडन होता है और जिसकी स्ट्रक्चर जो है वो डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो से डिफरेंट होती है। यह हम आगे चलकर पढ़ेंगे। नाउ जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन कुछ समय तक डोरमेंट स्टेज के अंदर या प्रसुप्त अवस्था में रेस्टिंग पीरियड के अंदर चला जाता है। अलग अलग स्पीशीज में ये जो रेस्टिंग पीरियड है या डोरमेंट स्टेज है जाइगोट की, ये अलग अलग होती है। जैसे ओराइजा सेटाइवा है, इसमें कुछ आवर्स के बाद ही जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। विस्कस एल्बम में कुछ वीक्स का ये रेस्टिंग पीरियड होता है। कॉल्चिकम ऑटिमनेल में 3 to 4 वीक्स मंथ्स का जर्मिनेशन पीरियड, रेस्टिंग पीरियड होता है बिफोर जर्मिनेशन। जाइगोट से अपोजिट अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ दी स्पीशीज़ के अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में जो डिवीज़न है वो फर्टिलाइजेशन के तुरंत पश्चात ही प्रारंभ हो जाता है। यहाँ देखिए रेस्टिंग पीरियड का मैंने बताया आपको कि एस्ट्रेसी और पोएसी में 4 to 8 आवर्स का ही होता है। कॉल्चिकम ऑटोमनेल में 3 to 4 मंथ्स का होता है। मैंने अभी आपको बताया कि ओराइजा सेटाइवा के अंदर कुछ आवर्स का ही होता है। तो जनरली रेस्टिंग पीरियड जो है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वाले जो प्लांट्स हैं उनमें ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सेलुलर एंडोस्पर्म प्लांट्स के अंदर। यानी कि सेलुलर एंडोस्पर्म या जो कोशिकीय भ्रूणपोष युक्त स्पीशीज़ है उनमें जाइगोट का रेस्टिंग पीरियड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म युक्त जो स्पीशीज़ हैं यानी कि केंद्रीय भ्रूणपोष युक्त जो स्पीशीज़ हैं उनकी अपेक्षाकृत छोटा होता है। रेस्टिंग पीरियड के अंदर जाइगोट के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इस पीरियड के लास्ट तक आते आते जाइगोट जो है वो एक ध्रुवता या पोलैरिटी प्रदर्शित करना शुरू कर देता है, पोलैरिटी शो करता है। और जाइगोट जो है एम्ब्रियो सैक के एक्सिस के अलोंग जो है वो लंबा होना शुरू कर देता है। तो
निषेचन के या फर्टिलाइजेशन के तुरंत पश्चात जाइगोट में जो एक बड़ी सी वैक्यूल होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण जाइगोट का साइज जो है कभी कभी एग के कंपैरिजन में हाफ ही रह जाता है। एग वॉल जो फर्टिलाइजेशन से पहले केवल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही होती है, वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेलेजल एंड पर भी बननी प्रारंभ हो जाती है। एग का प्लाज्मोडेस्मेटा जो zygote generally is not connected with the synergids या सेंट्रल सेल प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू जाइगोट का कनेक्शन साइनर्जिड्स या फिर सेंट्रल सेल के साथ नहीं होता, ये एग सेल के साथ कनेक्टेड होती हैं। जो माइक्रोपाइलर एंड जाइगोट के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की जो वैक्यूल है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, और इस तरह से ये मैंने आपको बताया कि जाइगोट का साइज जो है वो कंपैरेटिवली छोटा होना प्रारंभ हो जाता है इन कंपैरिजन टू एग सेल। डिवीज़न से पहले जाइगोट का जो न्यूक्लियाई है वो चेलेजल एंड की ओर आ जाता है, और इसमें बहुत सारे प्लास्टिड्स हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से ये घिरा हुआ रहता है, और इसके अगेंस्ट, इसके विपरीत जो माइक्रोपाइलर एंड है उस पर एक या एक से अधिक वैक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। वो बाकी सारे जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं वो जनरली एब्सेंट होते हैं। हम पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म्स में भ्रूण विकास के अध्ययन का जो मेन क्रेडिट है वो फ्रांसीसी एम्ब्रियोलॉजिस्ट आर सॉजस को जाता है। 1916 से 1947 तक इनका कार्यकाल रहा है, लेकिन सोयूज और डीए जोहानसन ने 1950 के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट से संबंधित कुछ रूल्स दिए हैं। ये रूल्स इस प्रकार से हैं: लॉ ऑफ पार्सिमनी, लॉ ऑफ ओरिजिन, लॉ ऑफ नंबर्स, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन एंड लॉ ऑफ डेस्टिनेशन। थोड़ा सा ब्रीफ में मैं इनके बारे में बताती हूँ। लॉ ऑफ पार्सिमनी का मतलब है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं मितव्ययिता का नियम। इस रूल के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एम्ब्रियो द्वारा केवल उतनी ही सेल्स बनाई जाती हैं जो कि अत्यंत आवश्यक होती हैं, जो कि ज़रूरत होती है। अर्थात एम्ब्रियो जो है बड़ी मितव्ययिता से काम करता है, थोड़ी ही कोशिकाओं का निर्माण करता है। सेकंड रूल है लॉ ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति का नियम। एम्ब्रियो में सेल्स की उत्पत्ति एक निश्चित क्रम में होती है। यह क्रम अत्यंत ही नियमित होते हैं, अतः भ्रूण विकास की किसी भी अवस्था में आगे के विभाजन का क्रम बताया जा सकता है। मतलब एक रेगुलर इंटरवल्स में, एक रेगुलर प्रोसेस के अंदर भ्रूण में सेल्स का निर्माण होता है। तो एक प्रोसेस मान लीजिए 1 to 7 तक है, तो अगर हम 5 नंबर पे पहुंचे हैं तो हमें पता होता है कि अगला स्टेप इसके बाद क्या होता है। तो ये उत्पत्ति का भी इनका एक अपना नियम है। तीसरा नियम है संख्या का नियम या लॉ ऑफ नंबर्स। इसमें भ्रूण की किसी भी सेल द्वारा बनाए जाने वाली सेल्स की संख्या निश्चित व पूर्व निर्धारित होती है। यह संख्या कोशिका में विभाजनों की तीव्रता पर निर्भर करती है। विभिन्न जातियों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। इसके बाद आता है लॉ ऑफ डिस्पोजिशन, यानी कि प्रवृत्ति का नियम। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जो सेल्स बनती हैं उनकी एम्ब्रियो में उनकी स्थिति उनके कार्य के अनुसार पूर्व निर्धारित होती है, यानी कि ये डिसाइडेड होता है कि इस टाइप की सेल्स ने ये वाला काम करना है। अर्थात ये निश्चित होता है कि भ्रूण में किसी कोशिका की क्या स्थिति है, उसकी पोजीशन क्या है और उसका कार्य क्या है आगे चलकर। गंतव्य का नियम या लॉ ऑफ डेस्टिनेशन, ये सामान्य भ्रूण विकास में जो प्रो एम्ब्रियो की सेल्स हैं वो एम्ब्रियो के एक पर्टिकुलर अंग को बनाती हैं, निर्माण करती हैं। तो ये भी कहाँ पहुँचना है, क्या बनाना है, क्या काम करना है, कितनी संख्या होनी चाहिए, उनका कार्य क्या है, ये सब पूर्व निर्धारित होता है। ये एम्ब्रियोजेनेसिस के रूल्स हैं। ये जो रूल्स हैं इसमें किसी भी स्पीशीज़ में एम्ब्रियो की जो बेसिक स्ट्रक्चर
में जो उसकी स्थिरता है, उसकी व्याख्या, ये सब मतलब उसमें किस प्रकार से क्या सब कार्य होना है, ये इन सब चीज़ों की व्याख्या करते हैं। और हालांकि ये सब चीज़ें जो हैं वो उसके जेनेटिकल करेक्टर्स और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, लेकिन कुछ जो है एनवायरमेंटल कंडीशंस भी इसके अंदर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारे लॉ ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस है। आगे हम पढ़ते हैं एम्ब्रोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है। एम्ब्रोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो शुरू के जो फंडामेंटल, शुरू के जो अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स एम्ब्रियो के, उनमें फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है, लेकिन लेटर स्टेजेस के अंदर ये दोनों बहुत डिफर करती हैं, इनका डेवलपमेंट बहुत डिफर करता है, क्योंकि मैच्योर एम्ब्रियोज की स्ट्रक्चर जो है ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ये इनमें मार्केटली डिफरेंट ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। इसलिए एंजियोस्पर्म्स के अंदर फर्स्ट डिवीज़न जो होता है वो जाइगोट का जो फर्स्ट डिवीज़न है वो ट्रांसवर्स होता है, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं, एक एपिकल सेल होती है और एक बेसल सेल होती है। एपिकल सेल जो है वो एम्ब्रियो सैक की तरफ प्रोजेक्टेड होती है और बेसल जेल सेल जो है वो नीचे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ स्थित होती है। इस समय टू सेल्ड एम्ब्रियो को हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। Now, the diversity in the embryogeny of dicots and monocots is largely due to further development. यानी कि बेसल और एपिकल सेल बन जाती है, इसके पश्चात जो है बाकी डिविजन्स में अंतर आता है कि किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। नाउ हम पढ़ते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स में एपिकल सेल जो है, जो प्रो एम्ब्रियो की, जो टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो की जो एपिकल सेल है, उसमें दो तरह के डिवीज़न हो सकते हैं, या लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होगा या उसमें ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा। और बेसल सेल्स जो है वो अनडिवाइडेड भी रह सकती है या फिर वो ट्रांसवर्स डिवीज़न भी कर सकती है। तो ये दो संभावनाएं हैं। इस आधार पर ये हमने एक सेलुलर कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाया है, जिसमें 4 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो की दिखा रखी है, एंड द पार्ट प्लेड बाय ईच ऑफ दीज सेल्स। किस प्रकार से ऑर्गेनोजेनिक डेवलपमेंट श्नाफ एंड जॉनसन ने दिखाया है। इसमें दो प्रोसेसेस हैं। एपिकल सेल जो है वो टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो की जो एपिकल सेल है उसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होता है। ये फर्स्ट देखिए, ये या तो ये प्रोसेस होगा या ये प्रोसेस होगा। फर्स्ट जो है वो ये प्रोसेस होगा या फिर ये होगा। ये तो इसमें हो ही रहा है इसके अंदर, इस प्रकार से ये तो दिखाई रखा है। या होगा ABC या होगा ADE, ये एपिकल सेल के अंदर जो डिवीज़न हुआ है। पहला जो A to C है, ABC, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें एपिकल सेल, टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो की जो एपिकल सेल है उसमें लॉन्गिट्यूडनल वॉल बनती है या लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होता है, और बेसल सेल इसमें कोई रोल पार्ट नहीं करती है। उसमें सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट, एम्ब्रियो के सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट में इसका कोई मेन रोल नहीं होता है। ये एग्जांपल है क्रूसीफर या ओनाग्रे टाइप, इसका हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। और इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो रेननकुलेसी, एनोनेसी, ओनाग्रेसी, ब्रेसिकेसी, स्क्रोफुलेरिएसी और पिडलिएसी एटसेट्रा फैमिलीज के अंदर होता है। अब सेकंड प्रोसेस जो है, ये वाला सेकंड प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, बेसल एज वेल एज एपिकल सेल कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर ये इस तरह से बेसल सेल ने भी पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से ये प्रोसेस हो जाता है। अब सेकंड टाइप है एपिकल सेल ऑफ द टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो डिवाइडेड बाय अ ट्रांसवर्स वॉल। ये ट्रांसवर्स वॉल हो जाती है। ये देखिए एक प्रोसेस है AFG, है ना, AFG और AHI। AFG के अंतर्गत क्या होगा, बेसल सेल प्लेज नो पार्ट और ओनली अ माइनर पार्ट, और अपर पार्ट जो है वो उसी तरह से करेगा। और बेसल सेल यूजुअली फॉर्म्स क्या करते हैं, 2 और मोर, इस तरह से करके सस्पेंसर का काम करती है। अपर सेल के अंदर डिवीज़न हो रहा है, ट्रांसवर्स डिवीज़न हो रहा है, ये सोलेनोइड टाइप हो जाती है। और फिर दूसरे में पार्ट में क्या है कि जो बेसल सेल है अंडरगोज नो फर्दर डिवीज़न एंड द सस्पेंसर इफ प्रेजेंट इज ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्मिनल सेल। ठीक है, AHI। तो ये इस प्रकार से
बेसल सेल का कोई ज़्यादा वो नहीं है, और ये अपर सेल्स जो है वो उसने बेसल सेल का जो अपर पार्ट है उसने डिवीज़न किया और इस प्रकार से ये टाइप बन गई। ये है कैरियोफिलेट टाइप। दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो इज फाउंड इन क्रैसुलेसी, कैरियोफाइलेसी, फ्यूमरेसी एटसेट्रा। अब थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्रूसीफर या ओनाग्रे टाइप ऑफ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो किस प्रकार से होता है। द एम्ब्रोजेनी ऑफ कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल। इसमें है फर्स्ट डिवीज़न है, ये देखिए, आप डायग्राम से देखिएगा, मैं आपको पढ़ के समझाती हूँ। जाइगोट का जो फर्स्ट डिवीज़न है वो ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, जिसके फलस्वरूप दो सेल्स बनती हैं, एपिकल सेल एंड अ बेसल सेल। एपिकल सेल को सी ए से कहा गया और बेसल सेल को सी बी कहा गया। बेसल सेल ऑफ द टू सेल, इस स्टेज में हम इसको प्रो एम्ब्रियो कह रहे हैं। द बेसल सेल ऑफ द टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो ये माइक्रोपाइलर एंड के साथ लगी हुई होती है, और एपिकल सेल जो है जो इसके अंदर वाली साइड पे होती है, इट लाइज ऑन द इनर साइड। सीबी डिवाइड्स, सीबी यानी कि बेसल सेल, इसमें ट्रांसवर्स वॉल बनती है, डिवीज़न होता है, जिसके फलस्वरूप सीएम एंड सीआई बनते हैं, और सीए जो है वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होती है। इस तरह से प्रो एम्ब्रियो की जो शेप हो जाती है वो टी शेप्ड हो जाती है, इन्वर्टेड टी शेप बन जाता है ये। तो अब दो जो टर्मिनल सेल्स जो है, जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स एपिकल सेल के लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से बनती हैं, उसमें लॉन्गिट्यूडनल वॉल पहले वाले डिवीजन के एट राइट एंगल बनती है, और इस प्रकार से एक क्वाड्रेंट स्टेज आ जाती है। ये देखिए, इस प्रकार से एक क्वाड्रेंट बन जाता है, और क्वाड्रेंट की प्रत्येक कोशिका के अंदर ट्रांसवर्स वॉल बनती है, जिससे कि ऑक्टेंट स्टेज आ जाती है। ये देखिए, इस प्रकार से ये ऑक्टेंट स्टेज जो है वो बन जाती है। अब ऑक्टेंट का साइज कंपैरेटिवली कंसीडरेबली थोड़ा एनलार्ज होता है, और इसमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा, जिससे कि दो लेयर्स बन जाएंगी। पेरिक्लाइनल डिवीज़न मतलब मान लीजिए ये 8 सेल्स हैं, ये 8 सेल्स हैं, 4 पीछे, तो इसमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा, जिसके अंदर दो लेयर्स बन जाएंगी। एक जो आउटर डर्मेटोजन लेयर कहलाती है, और दूसरी जो है इनर लेयर कहलाती है। डर्मेटोजन की जो सेल्स हैं उनमें फिर एंटीक्लाइनल डिवीज़न होगा, और इस प्रकार से ये एम्ब्रियो की एपिडर्मल लेयर बनाती हैं, और जो कि इनर सेल्स हैं वो फिर से डिवीज़न करेंगी, जिससे कि ग्राउंड मेरिस्टम और प्रोकैम्बियल सिस्टम बनेगा, किसका, हाइपोकोटाइल और कॉटिलेडन्स का। देखिए, डर्मेटोजन सेल्स के अंदर एंटीक्लाइनल डिवीज़न होगा, जिससे कि एम्ब्रियो की एपिडर्मल लेयर बनेगी, और जो इनर सेल्स हैं उनमें फिर से डिवीज़न होगा, जिसके फलस्वरूप ग्राउंड मेरिस्टम और प्रोकैम्बियल सिस्टम बनेगा, किसका, हाइपोकोटाइल का और कॉटिलेडन्स का। जो दो बेसल सेल्स बनी थी, सीएम एंड सीआई, ये फिर उनमें ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, जिसके फलस्वरूप एक इलोंगेटेड सस्पेंसर बन जाएगा, जो कि 6 to 10 सेल्स का होगा। इस सस्पेंसर का जो प्रॉक्सिमल एंड है, जो कि माइक्रोपाइल के पास है, वो कंपैरेटिवली कॉन्स्पिक्युअसली एनलार्ज्ड हो जाएगा और हॉस्टोरियम का काम करेगा। और इसी सस्पेंसर का जो डिस्टल एंड है वो हाइपोफाइसिस की तरह कार्य करेगा, और इसमें सेल्स जो है वो एनलार्ज होकर स्फेरिकल डिस्टल रीजन बनाती हैं, जिसमें डिवीज़न, ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, और 2 वर्टिकल वॉल्स बनेंगी एट राइट एंगल टू ईच अदर, और इस प्रकार से एक ग्रुप बन जाएगा 8 कोशिकाओं का। इसमें से 4 जो डिस्टल सेल्स हैं वो रूट कॉर्टेक्स का निर्माण करती हैं, और प्रॉक्सिमल ग्रुप ऑफ 4 सेल्स जो है वो रूट कैप का निर्माण करते हैं। ये देखिए, हाँ, ये 4 डिस्टल सेल्स जो हैं वो इनिशियल्स ऑफ रूट कॉर्टेक्स है, और प्रॉक्सिमल ग्रुप जो है वो 4 सेल्स का जो है वो रूट कैप और रूट एपिडर्मिस बनाता है। डिस्टल स्फेरिकल रीजन ऑफ प्रो एम्ब्रियो अंडरगो फर्दर डिवीजन। डिस्टल एंड के अंदर फिर से डिवीजन्स होते हैं, और 2 कॉटिलेडन्स बिगिन टू डिफ्रेंशिएट इन द डिस्टल रीजन, और जिसके फलस्वरूप एक स्फेरिकल प्रो एम्ब्रियो जो है वो फ्लैटन्ड कॉर्डेड बॉडी के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप कॉटिलिडन्स और हाइपोकोटाइल जो है वो कंपैरेटिवली इलोंगेटेड हो जाते हैं। द शूट एपेक्स डिफ्रेंशिएट एज अ स्मॉल रीजन इन द डिप्रेशन बिटवीन द 2 कॉटिलिडन्स। 2 कॉटिलिडन्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर शूट एपेक्स डेवलप होता है, और
एनलार्जिंग एम्ब्रियो जो है वो एक कर्व्ड एम्ब्रियो सैक के तरह के कारण जो है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है। मैच्योर एम्ब्रियो में इस प्रकार से 2 कॉटिलिडन्स बनते हैं और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट जो कॉटिलिडन्स के ऊपर की तरफ होता है वो प्लोम्यूल या एपिकोटाइल कहलाता है, और जो नीचे का पार्ट है कॉटिलिडन्स के नीचे है वो रेडिकल या हाइपोकोटाइल कहलाता है। जर्मिनेशन के टाइम पे प्लूम्यूल से शूट सिस्टम बनता है और रेडिकल से रूट सिस्टम का निर्माण होता है। और जो कॉटिलिडन्स के अंदर फूड मटेरियल स्टोरेज होता है वो सीडलिंग के एस्टेब्लिशमेंट में काम आता है। तो इस प्रकार से ये हमने पढ़ा कि किस प्रकार से डाइकोटिलिडन्स के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मोनोकोटिलिडन्स के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। थैंक यू।